तो एक बार जल्दी क्विक रिवीजन करें, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, जो अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आइए, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था मैट्रिसेस, लीनियर और साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना, ये एक उसका एक एप्लीकेशन था, ठीक। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने मैट्रिसेस जो होती है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है ना, ऑफ m n एंट्रीज वेयर m इज नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, m नंबर ऑफ रोज n नंबर ऑफ कॉलम्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है। अगर उसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जल्दी बोले, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑर्डर वाला नहीं, कोट वाला ऑर्डर नहीं है, यहां पर मैट्रिसेस वाला ऑर्डर, m क्रॉस n है ना, m क्रॉस n अगर, यानी कि अगर मैंने बोल दिया कोई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की है तो बताइए उसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, 2 या 3? 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है ना, 2 रो 3, 2 क्रॉस 3 यानी कि 2 रोज 3 कॉलम्स। चलिए उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद ये देखा था हमने क्वेश्चन कि अगर इतनी एंट्रीज है तो पॉसिबल कितने, भाई कितने टाइप का मैट्रिसेस पॉसिबल है, तो वो हम निकालते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट की पोजीशन स्पेसिफिक कैसे की जाती है, उसका नंबर ऑफ, कौन से नंबर ऑफ रो में आ रहा है, कौन से नंबर ऑफ कॉलम में आ रहा है, अगर उन दोनों को हम एक फिक्स कर दें तो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक पोजिशनिंग होगी। अगर किसी एक रो की बात करें तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने टोटल नंबर ऑफ कॉलम है। अगर किसी एक कॉलम की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स होंगे किसी एक कॉलम में, जितने टोटल नंबर ऑफ रो है। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? बोलो भाई। अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं तो अभी तो ये 3 क्रॉस 3 की है, पर आप मुझे बताएं अगर कोई मैट्रिक्स 4 क्रॉस 3 है तो उसके थर्ड रो में कितने एलिमेंट होंगे? 4 क्रॉस 3 ऑर्डर है, 4 क्रॉस 3, तो उसके थर्ड रो में कितने एलिमेंट होंगे बताइए जल्दी भाई। एक रो में कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे सर। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फोर्थ रो और इन एनी रो विल बी 3। और एक कॉलम में कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ रोज हैं 4। क्या ये बात समझ आती है ना? तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी टाइप का है नहीं। चलिए इसके बाद देखते हैं पोजीशन स्पेसिफिक की, तो रिप्रेजेंटेशन एआईजे का मतलब हो गया एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। बोलो बच्चों। फिर उसके बाद इसे अरेंज कैसे करते हैं, तो ये हमने देखा था m क्रॉस n के लिए, अगर ऑर्डर m क्रॉस n है ना, एकदम बेसिक। फिर कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा भैया, उस या कंडीशन दे दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ सकती है। तो एकदम आसान है, बोल भाई हाँ या ना, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, में हमने लगभग 9-10 टाइप की मैट्रिक्स पढ़ी थी। पहली मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स को देखकर जोर जोर से रोना है ना, क्योंकि मैट्रिक्स आपके सामने ये रही, यानी एक में सिंगल रो है ना, यानी कि सिंगल रो यानी एक ही रो होगी तो रो मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कब होगी, कब मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल दिखेगी सर? जैसे 5 क्रॉस 2 है तो 5 नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये हॉरिजॉन्टल होगी या वर्टिकल होगी? 5 क्रॉस 2 ऑर्डर है 5/2, 5 क्रॉस या 5/2, तो कैसी मैट्रिक्स होगी सोच के देखो जरा। 5 नंबर ऑफ रोज 2 नंबर ऑफ कॉलम्स, वर्टिकल होगी, ठीक है। तो यानी m क्रॉस n में अगर m ज्यादा है तो वर्टिकल, n ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल। तो n ज्यादा है, देख ले भाई, m क्रॉस n में n ज्यादा है, n इज ग्रेटर देन m, क्लियर है? चल भाई कॉलम मैट्रिक्स में देखो, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स, जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाते हैं, जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएंगे बच्चे, तो क्या बोलेंगे, कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट हमेशा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स की अगर वैल्यू की बात करें तो मैट्रिक्स की कोई इंडिविजुअल वैल्यू नहीं होती, जैसे वेक्टर की कोई वैल्यू नहीं होती ना बच्चों,
वेक्टर की कोई वैल्यू नहीं होती, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वेक्टर का क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड। बोल भाई हाँ या ना, जल्दी बोल हाँ या ना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो उसी तरीके से मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिक्स में स्पेसिफिक केस में हम उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं। तो वो स्पेसिफिक केस क्या है? वो स्पेसिफिक केस है ये, मैट्रिक्स को कैसा होना चाहिए भैया? मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कैसे निकालते हैं वो आज हम सीख लेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा मोर और लेस आप ये मान के चलिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को मिक्स करके पढ़ने वाले हैं। हमारी अप्रोच ऐसी रहेगी, क्योंकि कई चीजें हैं जो दोनों में हैं और कई चीजें हैं जो अलग अलग है। तो दोनों में चीजें उनको हम कोशिश करेंगे कि साथ साथ लेके चलें, क्योंकि भाई आलसी है पहली बात, और दूसरी बात वो मेमोरी वाली सिस्टम है ना, बता रखा है मैंने आपको। चलिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, ये हमने देखा था। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल एलिमेंट की बात होगी, प्रिंसिपल डायगोनल जब i इज इक्वल टू j है। फिर डायगोनल बनाएंगे तो दो ट्रायंगल बनेंगे, एक लोअर ट्रायंगल और एक ऊपर यानी अपर ट्रायंगल। लोअर ट्रायंगल जिसमें i इज ग्रेटर देन j, अपर ट्रायंगल जिसमें j इज ग्रेटर देन i, ठीक है। फिर इसके बाद डायगोनल एलिमेंट यानी कि व्हेन i इज इक्वल्स टू j, व्हेन i इज इक्वल्स टू j। बोल भाई कोई दिक्कत है ना? A11, A22, A33, A44, ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चे? डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी दो टाइप की पढ़ी थी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर के साथ स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगल के साथ स्ट्रिक्ट लोअर ट्रायंगल। समझने का सिर्फ एक फंडा है पूरी मैट्रिक्स में, गौर से सुनिए, समझने का सिर्फ एक फंडा है। कौन सा फंडा? अगर मैंने बोल दिया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब हो गया मैट्रिक्स कहां एग्जिस्ट कर रही है? अपर ट्रायंगल में, तो लोअर ट्रायंगल जीरो। बात समझ गए? अगर ट्रायंगल में मैंने बोल दिया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स कहां एग्जिस्ट करती है? लोअर ट्रायंगल में, अपर ट्रायंगल के एलिमेंट जीरो। अगर मैंने बोल दिया स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगल में लाई करेगी, यानी डायगोनल भी जीरो और लोअर भी जीरो। और अगर मैंने बोला स्ट्रिक्ट लोअर, तो डायगोनल और अपर दोनों जीरो। क्या ये बात समझ में आती है? बोल भाई ये बात समझ आती है? हाँ या ना, जल्दी बोल। क्लियर है? क्लियर है भाई? हाँ या ना? चल, बहुत सुंदर। इसके बाद तो यही सारी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, स्ट्रिक्ट अपर, डायगोनल भी जीरो, लोअर, है ना, लोअर ट्रायंगल यानी अपर वाले एलिमेंट जीरो। फिर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्वेश्चन दिया था, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, अब नाम ही आ गया, मैट्रिक्स में कहां एग्जिस्ट कर रही है? डायगोनल में, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो। अब मैं एक बात मैंने बेटा लास्ट क्लास में भी बोली थी, आज भी बोलूंगा, अपना एक्स्ट्रा दिमाग ना चलाएं। एक्स्ट्रा दिमाग यानी कुछ भी कचरा अपने दिमाग में ना आने दें। मतलब सर ये डायगोनल मैट्रिक्स में आई नॉट इक्वल्स टू जे, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। अब डायगोनल एलिमेंट का क्या होगा? भाई डायगोनल एलिमेंट मेरी तरफ से कुएं में जाए, बोलते हैं ना भाई, मेरे को नहीं पता। डायगोनल एलिमेंट में 3x3 की डायगोनल एलिमेंट, एक में हाथी बैठ जाए, एक में घोड़ा बैठ जाए और एक में कुछ भी हो जाए, मतलब समंदर आ जाए, अपने को उससे मतलब नहीं है। अपने को जब भी डायगोनल मैट्रिक्स देखनी है, अपने को क्या समझना है बच्चे? कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। अपने को देखना है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो अपने को क्या समझना है? कि अपर ट्रायंगल के एलिमेंट जीरो। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है? बाकी कोई कंडीशन नहीं है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है? बोलो। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, बहुत सुंदर। डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जीरो। डायगोनल एलिमेंट नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हमेशा कैसे, जैसे अपन ने ट्रायंगल को समझा था ना, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है लोअर ट्रायंगल में, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है डायगोनल में, यानी बाकी की जगह जीरो। अच्छा, अगर मैं इसमें देखूं स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स यानी ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एंट्रीज बराबर होंगी। बराबर यानी सर 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर -2, अरे भाई कुछ भी हो, रियल और इमेजिनरी भी हो, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डायगोनल के सारे एलिमेंट्स
डायगोनल में जो भी है वो तीनों जगह बराबर हो। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये बात समझ आती है ना? इन बातों पर बहुत ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये अब जब हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी ने जब मेंस एडवांस की हम बात करते हैं तो ये टर्म्स बन के चले आते हैं हमारी आंखों के सामने। सर ये स्केलर मैट्रिक्स है, सर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, सर ये फलाना मैट्रिक्स है, फिर कंफ्यूज होते हैं, है ना? तो उनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो भाई मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। अगर स्केलर वाले में भी हम स्पेशल केस में चले जाएं, डायगोनल एलिमेंट सारे 1 1 1 बन जाए तो क्या बनेगा? यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगी, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। बोल भाई हाँ या ना? ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ठीक है। एन लिखने का मतलब हो गया एन ऑर्डर की। अब कोई मुझे बताएगा मैंने यहां पर एन अकेला क्यों लिखा, एम क्रॉस एन क्यों नहीं लिखा? मैंने आई एन अकेला लिखा, मैंने आई एम क्रॉस एन नहीं लिखा, ऐसा क्यों? बिल्कुल, बिकॉज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। कोई पूछे क्यों? बोले भाई देख, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है, बोला हाँ। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, बोला हाँ। और डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही तो होगी। क्लियर है? तो कभी तुमको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई बोले 2x3 ऑर्डर की लिख दो, तो उसको क्या बोलना? भाई साहब, भाई साहब माफी, है ना? अवनीश ग्रोवर बन जाना तुमको हाल। ठीक, चलिए यूनिट मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद कंपैरेबल मैट्रिक्स, जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो दोनों मैट्रिसेस में। ठीक, सब मैट्रिक्स सबसेट वाली फंडे पर समझाया था। एक मैट्रिक्स में से हमने अपने मन से बोले सर ये 3 टी शर्टें टंगी हुई हैं, इसमें से पहले नंबर की तीसरे नंबर की टी शर्ट दे दो, और 3 जीन्स में से दूसरे नंबर की जीन्स दे दो, है ना? तो अपने मन माफिक शॉपिंग करनी है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जो तुमको अच्छे लगे वो ले लेना। पर ऐसे नहीं कि सर इस शर्ट की बाजुएं दे दो, कॉलर दूसरे शर्ट की दे दो। होता है ना, कई बार कपड़े लेने जाते हैं लोग, बेहद अतरंगी सी फरमाइश कर देते हैं, सर फैब्रिक ये वाला दे दो, कलर ये वाला दे दो, स्टाइल ये वाला दे दो, है ना? तो वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो सब मैट्रिक्स में भी क्या करना है? सब मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अपने हिसाब से सूट करेंगे, चूज कर लीजिए। ठीक, चलिए उसके बाद नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स नाम से नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स ये। अच्छा, इसके लिए एक बात बताएं, क्या ये स्क्वायर होना जरूरी है? इस नल मैट्रिक्स बिल्कुल जरूरी होता है क्या भैया कि ये स्क्वायर हो? नहीं, बिल्कुल। दिस इज नॉट अ नेसेसरीली कंडीशन दैट अ नल मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें हो सकता है भैया 2x3, 3x4, 4x5 कुछ भी आ जाए। क्यों? क्योंकि सर कभी भी दो बराबर मैट्रिक्स हो, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो नल मैट्रिक्स मिलेगी। यही होगा। सोच के देखो भाई, मैं तो दो कोई भी मैट्रिक्स ले लूं और उसी मैट्रिक्स को उसी से घटा दूं, कोई भी नंबर को उसी से घटाऊंगा तो जीरो आएगा। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं वो दोनों में उसी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं दूसरे से, है ना? तो अब एक बात बताओ, कंपैरेबल की तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि भैया अगर ये 2x2 की है, 2x3 की है, तो दूसरी उस सेम ही ले रहा हूं ना, तो वो भी 2x3 हो गया। तो एक बात बता भाई, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई तो नल मैट्रिक्स के ऊपर क्यों आएगी? अगर 2x3 की मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हर चीज को समझने के साथ साथ एक उसका एग्जाम्पल ले लो, एक बार उसको समझ लो उसके फंडे को, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन डॉक्टर बन गए थे, सारे ऑपरेशन सीख लिए तुमने। एडिशन ऑपरेशन, दो मैट्रिसेस को जोड़ना, कैसे जोड़ते हैं भाई? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ दे, हाँ या ना? ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना भी सीख गए थे, और इक्वालिटी वहीं से नल मैट्रिक्स वाले फंडे से। दो मैट्रिक्स बराबर हो गई, अगर दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन नल मैट्रिक्स आ गया तो वो दोनों मैट्रिक्स बराबर हो गई, है ना? मैट्रिक्स बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो गए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हो गए। बोल भाई हाँ या ना? और उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन,
स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अभी हम बात कर रहे हैं ये जो भी ऑपरेशन पड़े हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिसेस के लिए है। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करे, जो आपको मन करे उससे मल्टीप्लाई कीजिए और वो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई है ना? चलिए, तो यहां तक किसी भी बालक बालिका को कोई दिक्कत, यहां तक किसी भी बच्चे को एक भी डाउट हो तो पूछ ले। किसी को भी? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं? चलिए तो शुरू करें। एक्सरसाइज 1 लगाई आपने एनसीईआरटी की? एक्सरसाइज 1 उसमें तो कोई डाउट नहीं आया होगा। एनसीईआरटी पीनट्स की तरह होती है, मतलब आपके लिए पॉपकॉर्न की तरह है। मतलब आप पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी ले, सर ये क्या है ना? तो आप लोग आरडी शर्मा जरूर ले लें। मैं चाहूंगा कि आप लोग बोर्ड्स के लिए, जिन लोगों को लग रहा है कि सर आप तो बुराई करते हैं, मैं बिल्कुल, हम साल भर बुराई करेंगे, पर उस किताब में एक चीज अच्छी है, वो है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो है वो इतने हैं कि प्रैक्टिस के लिए बहुत है। दूसरी चीज, अगर आप अपडेटेड लेते हैं तो आपको पिछले 5-10 साल के सीबीएसई के क्वेश्चंस उस टॉपिक के वहीं मिल जाएंगे। ठीक है?